औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने पेपर्स के बारे में मुझे बताया कि हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से अपसेट भी हैं कि पेपर थोड़ा टफ़ आ गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली उस पेपर के बारे में, ये मेरे पास पेपर वो मौजूद है जो आपका आज पेपर हुआ है, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव में मुझे अभी तक मिला नहीं है, वो भी 1-2 दिन तक अपलोड हो जाता है। तो सब्जेक्टिव पेपर जो है इसके अंदर मैं आपसे अभी कुछ उसके आंसर्स डिस्कस करूंगा, तो आप यहीं से टैली कर लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। तो सबसे पहले जी सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर जिस तरह हमने पेयरिंग स्कीम अगर देखें तो पेयरिंग स्कीम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आप कह सकते हैं कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही था, ठीक है। पेयरिंग स्कीम के साथ कंपैरिजन इसका जो बाद में करेंगे कि क्या वाकई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आया या नहीं आया, क्योंकि ये लाजमी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ़र्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बड़ा इसको बेनिफिट मिलना है। और अभी इनके सेकंड ईयर के कुछ पेपर्स रहते हैं 2 से 3, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा अगर हम इस पेयरिंग स्कीम के साथ कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम वैसे पेपर की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसमें से लिखा हुआ था जी राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 पार्ट्स। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये तो बड़ा आसान था जी कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाइल इंफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, और ये चैप्टर 1 में से था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, मतलब एक राइट साइड पे आपको फिगर इमेज बना के दी गई है और उसमें कहा गया है कि आपने क्या इंडिकेट करके बताना है कि इनमें से फील्ड नेम्स क्या हैं और रिकॉर्ड्स। तो अगर हम देखें तो कॉलम्स जो होते हैं ना, कॉलम्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉलम्स होते हैं ये आपकी फील्ड्स होती हैं, ठीक है, और जो आपके रोज़ होती हैं ये आपके बेसिकली रिकॉर्ड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वही चीज़ देखें तो कॉलम्स हमारे हैं जी रोल नंबर, नेम, क्लास आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपकी फील्ड के नाम हो गए, और 1 2 3 जो है वो रोज़ हैं, रोज़ की फॉर्म में, तो वो 3 रिकॉर्ड्स। तो आप कह सकते हैं कि रोल नंबर, नेम, क्लास आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी 4 इसके अंदर फील्ड्स हैं और 3 इसके अंदर रोज़ हैं। ये इसका जवाब था। तीसरा सवाल था राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बेसिकली ये चैप्टर 2 में से ही है, और इस चैप्टर 2 के अंदर ये सवाल वैसे एक्सरसाइज के अंदर जो आईटी की बुक है वहाँ पे राइट 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने 2 पूछी हैं। तो ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बाहर से कोई सिलेबस में से एक पेपर में से सवाल आ गया, ये वही था, सिर्फ 3 के बजाय 2 पूछ लिए, तो ये कोई सवाल इतना मुश्किल नहीं था। तो इसका आंसर था इंस्टॉलेशन ऑफ डेटाबेस, बैकअप ऑफ डेटाबेस, मॉनिटरिंग द डेटाबेस, ठीक है जी। तो ये आंसर था बेसिकली इसका। कोई भी आप 2 से लिख सकते थे। नेक्स्ट था जी हाउ विल यू डिटरमिन दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ फीजिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो ये फिजिबिलिटी जो स्टडी था बेसिकली 3rd चैप्टर के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी, जब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एनालिसिस वाला, उसके अंदर फिजिबिलिटी स्टडी से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम ये कंसिडर करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हमने बनाना है क्या वो हमारे लिए फिजिबल है या नहीं, क्या वो विद इन कॉस्ट, विद इन टाइम लिमिट्स कंप्लीट होता है या नहीं। हम टाइम लिमिट्स और ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं मेजॉरिटी, और उसकी बुनियाद पर हम आगे उस जो सॉफ्टवेयर आपने बनाना होता है उसके ऊपर डेवलपमेंट काम शुरू करते हैं। तो ये आपने पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर बताना होता है, तो ये उसका जवाब यहाँ पे लिखना था। तो ये मेजॉरिटी, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये नहीं लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन कार्डिनैलिटी एंड मोडेलिटी ऑफ ए रिलेशन। राइट टू डिफरेंसेस यहाँ पे लिखने थे जी। कार्डिनैलिटी जो होती है बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होते हैं एक एंटिटी के दूसरी एंटिटी के साथ जो एसोसिएट करते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट ये बताना था कि इसकी जो इसके अंदर तादाद जो होती है कार्डिनैलिटी के अंदर, कोई भी एंटिटीज़ इंस्टेंसेस को ज़ाहिर करने के लिए वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब दूसरी साइड पे मोडेलिटी जो है मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होते हैं, कम से कम इंस्टेंस जो हैं एक एंटिटी के। इंस्टेंस क्या होता है, मेंबर ऑफ एंटिटी क्लास, ठीक है, जो उस क्लास का हिस्सा होता है मेंबर होता है।
तो वो कम से कम कितने रिलेशनशिप बना सकता है। तो उसमें दो ऑप्शन थी, मैंडेटरी और ऑप्शनल, तो ये आपने यहाँ पे बताना था। अच्छा, उसके बाद जी Why it is important to normalize the relation before you use it for storing data। इस सवाल में कोई इतना मुश्किल नहीं था। बेसिकली ये आपके चैप्टर 4 में सीधा उसने सिर्फ एक थोड़ा सा एक जुमला बना के पूछा है, वो ये कि जी आप टेबल को नॉर्मलाइज क्यों करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। डाटा उस टेबल में इंटर करने से पहले हम टेबल को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं। यार सिंपल आसान सी बात है, ये आपको बताया भी था कि टेबल के अंदर अगर आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से पहले अगर आपके टेबल के अंदर रिडंडेंसी है, इनकन्सिस्टेंसी है, तो आप डाटा ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, अनॉमलीज आ जाएंगी ना, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी डाटा इंसर्ट मॉडिफिकेशन करने के दौरान। इसलिए हम डाटा को टेबल के अंदर हम जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, इसलिए ताकि हम अपने टेबल को नॉर्मलाइज फॉर्म में इसलिए ले गए हैं कि उसमें डाटा रिडंडेंसी ना हो, डाटा इनकन्सिस्टेंसी ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो ड्यूरिंग डाटा इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। दैट इज़ वाई हम नॉर्मलाइज करते हैं टेबल को बिफोर एंटरिंग दी डाटा। उसके बाद था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आईडी। यार ये तो बहुत आसान था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एसएस के अंदर। अब वहाँ पे सम आईटी की बुक में लिखा हुआ है डिफाइन आईडी या व्हाट इज़ आईडी, तो यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज़ द पर्पस। तो यार अब इतना तो बंदे को अक्ल होनी चाहिए कि इसमें यही पूछ रहा है कि आईडीई का माइक्रोसॉफ्ट एसएस में क्या मकसद है। बेसिकली वो आईडीई के बारे में ही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मुख्तलिफ टूल्स फैसिलिटीज़ दी जाती है फॉर डेवलपिंग द डाटाबेस। तो ये कौन से मुश्किल है। इट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ डाटाबेस, इससे आप डाटाबेस बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। इसके अंदर बिल्ट इन फैसिलिटीज़ होती हैं, बस ये बताना था, वही चीज़ जो आपकी बुक में है। अच्छा जी, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन था जी डिफरेंशिएट बिटवीन डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू ऑफ टेबल। ये चैप्टर 6 में से था। तो इसमें अब कौन सी बड़ी बात है जी, आपने इसमें डिफरेंशिएट यही करना है कि जी डिज़ाइन व्यू के अंदर बेसिकली जो आपके डिज़ाइन व्यू होता है इसके अंदर आपके माइक्रोसॉफ्ट एसएस के अंदर हम फील्ड की प्रॉपर्टीज़, टेबल की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं। उसके अंदर हम बताते हैं कि फील्ड का नाम क्या है, फील्ड की डाटा टाइप क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं और फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जबकि डाटा शीट व्यू जो होता है वो बेसिकली उसमें टेबल के अंदर हम डाटा इंसर्ट करते हैं, ख़ुद डाटा टाइप करते हैं। इसके अंदर आप बेसिकली सामने आपके टेबल्स बने बनाए होते हैं। ये मेन आपकी शीट होती है जहाँ पे आप इंटर करते हैं डाटा, डिलीट करते हैं और अपडेट करते हैं। तो ये था जी आपका डाटा शीट व्यू। जो 9 सवाल है जी, राइट पर्पस ऑफ वैलिडेशन एंड इनपुट मास्क। ये 6 चैप्टर की फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। फील्ड जब आप लोग डिज़ाइन व्यू के अंदर एसएस के अंदर किसी टेबल की फील्ड की प्रॉपर्टीज़ सेट करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं वैलिडेशन चेक किया जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कॉलम के अंदर डाटा हम चेक लगाते हैं कि डाटा सही यूज़र लिख रहा है या नहीं लिख रहा। और इनपुट मास्क जो होता है वो बेसिकली एक फॉर्मेट होता है। आप कॉलम के अंदर जो डाटा लिखना चाहते हैं उससे पहले ही उस कॉलम के अंदर फॉर्मेट तरीक़ाकार बताया जाता है कि आपने इसके अंदर जो डाटा लिखना है वो किस तरह का लिखना है। मिसाल के तौर पे आपने NIC या फ़ोन नंबर लिखना है तो वो किस तरह लिखना है। तो ये आपका सवाल था। तो इसमें से आपने बेसिकली 6 क्वेश्चंस करने थे। तो इतना मुश्किल अगर नहीं है, अगर आप देखें, क्योंकि इसमें डाटा इन्फॉर्मेशन पहला, उसके बाद जी फील्ड रिकॉर्ड वाला दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला 3, डिफरेंसेस कार्डिनैलिटी वाला 4, आईडी 5 और डिज़ाइन व्यू डाटा शीट 6 कर लें। अगर बाकी 2 नहीं 3 करने तो ये बन जाते थे आसानी से 6। अच्छा जी, उसके बाद सी लैंग्वेज का हिस्सा आता है जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 किए डिफाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो डबल कॉमा में आप जो कैरेक्टर्स लिखते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क इज़ नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल आप कोई भी दे दें, मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ जी ICS, इसको डबल कॉमा में लिख दें तो ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद ये था कि राइट द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इन लैंग्वेज C। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरह की आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और ये कहा गया कि इसको C लैंग्वेज के अंदर लिख के दिखाएं। इसको कैसे लिखना था जी, S इज़ इक्वल टू V, इसके बाद आपने मल्टीप्लाई का सिंबल I मल्टीप्लाई बाय T प्लस 1/2 को आप
0.5 भी लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये पूरी जो लाइन मैंने अभी आपके सामने लिखी है, v मल्टीप्लाई बाय आई, मल्टीप्लाई का सिंबल जो था ये स्टेरिक लगा था, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया है तो ये आपका आंसर गलत हो गया, आपने ऊपर वाला लिखना था, स्टेरिक जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, एस्ट्रिक भी पढ़ते हैं, स्टेरिक भी पढ़ते हैं। v मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 को आप 0.5 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर है तो 2 दफ़ा टी लिखना है, टी। तो ये आपकी एक सिंगल लाइन का जवाब था जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब आउटपुट था इसमें a = 7 लिखा हुआ है और इंट y = 3, लेकिन अगर आप प्रिंट एफ के अंदर देखें ना %d एंड %d लिखा हुआ है तो वहाँ पे x डिवाइडेड बाय y है, तो x तो ऊपर था ही नहीं, x की जगह a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये आपने लिखना था नो आउटपुट। जो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वाला जो था प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आंसर था नो आउटपुट, बिकॉज जो आप प्रिंट एफ के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, उसके अंदर x डिवाइडेड बाय y और x मॉडुलस y है, जबकि x के ऊपर वैल्यू मौजूद ही नहीं है, x वेरिएबल है ही कोई नहीं, a और y थे, इसलिए इसका आउटपुट नहीं था, नो आउटपुट आपने लिखना था। अगर आपने साथ लिख दिया कि जी a ऊपर था, अब x डिक्लेयर नहीं है तो इस वजह से ये कोई आउटपुट नहीं है, तो ये और अच्छा हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी 4 वाले की, फाइंड द एरर्स। एरर्स में सबसे पहले वाइड की बात करें तो वाइड का v कैपिटल है, उसके बाद मेन फंक्शन है, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के बाद इंट जो है, अब इंट का जो i है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, c = 7, 7 के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लिखा हुआ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर से मुराद सेमी कॉलन नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ के अंदर भी PRINT जो प्रिंट लिखा है उसके बाद स्पेस है, ठीक है, जो प्रिंट लिखा हुआ है ना PRINT थोड़ा सा स्पेस दे के एफ लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ये इस तरह होना चाहिए, प्रिंट एफ साथ मिला के लिखना है आपने, एक ये था। उसके बाद %d डबल कॉमा में ठीक है, कॉमा भी ठीक है, उसके बाद c कैपिटल में दिए हुए है और ऊपर जो इंट के साथ c है वो स्मॉल है, तो ये भी फ़र्क था, यहाँ पे c स्मॉल होना चाहिए और ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके एरर्स। अब हम बात करते हैं गेट सी एच एंड गेट सी एच। ई फंक्शन कंपेयर करना था, बड़ा आसान था जी। गेट सी एच होता है गेट करेक्टर, आपको यूज़र कीबोर्ड से की प्रेस करेगा तो तब उसके बाद वो कंपाइलर की स्क्रीन क्लोज होगी आउटपुट वाली, और गेट सी एच ई के अंदर भी यही होता है, लेकिन गेट सी एच ई के अंदर ई जो होता है ये इको लफ्ज़ स्टैंड होता है। इको का मतलब ये कि जो यूज़र कीबोर्ड से की प्रेस करेगा वो भी विद इन 1 to 2 सेकेंड आपको वो भी डिस्प्ले होगी, देन स्क्रीन क्लोज होगी। फिर उसके बाद हमने जी 6 की बात करें तो फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। अब इसमें अगर देखें वाइड कैपिटल V है, मेन, उसके बाद ब्रैकेट के बाद इंट x = 5, कोई इसमें लाइन में इशू नहीं है। फिर इंट y की बात करें तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4th लाइन, तो आपने लिखना था ऑन 4th लाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, y के बाद नहीं है। 5वीं लाइन के ऊपर ऑन 5th लाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट x + y के बाद। उसके बाद प्रिंट एफ ब्रैकेट %d और सम, बाकी ठीक था जी, बाकी कोई इसमें एरर नहीं है। अब बात करते हैं जी 7 वाला क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इसमें भी अगर आउटपुट देखें, आउटपुट क्या था कि आपने इसके अंदर हाउ डबल कॉमा में हाउ लिखा हुआ है, आपने हाउ को वैसे ही लिखना था, इस तरह हाउ आपने लिख दिया। हाउ के बाद \t है, ठीक है, \t का मतलब है आगे, थोड़ा सा आगे जाना है और उसके बाद आपने वहाँ पे लिख देना है जी हाउ आर, और उसके बाद फिर \t है, आगे चले जाना है u, और उसके बाद नीचे लिख देना है बाय। नीचे इसलिए लिखना है कि \n था, तो \n का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट लाइन पे जाके अब नेक्स्ट टेक्स्ट प्रिंट करना है। फिर उसके बाद हाउ फाइल इज़ ओपनड इन सी लैंग्वेज। फाइल ओपन करने के लिए ये 14 चैप्टर में से था f ओपन का फंक्शन यूज़ करते हैं, और f ओपन फंक्शन जो होता है इसके लिए हेडर फाइल पहले से studio.h हम लिखते हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल पहले से मौजूद है। डिफाइन फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर वो होता है ऐसा वेरिएबल जो फाइल से रिलेटेड, फाइल की तरफ पॉइंट करे, दैट इज़ नोन एज फाइल
पॉइंटर। तो इसमें जो आउटपुट वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इशू था और क्वेश्चन नंबर 2 का वो मैंने आपको बता दिया, और एरर्स वाला भी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, जो कि सी लैंग्वेज का ही है। ठीक है, मैं पहले ये मिटा देता हूँ ताकि अगले जो हैं आंसर वो आपके सामने लिख दें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी सी लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 4। वाई शुड यू यूज़ डिफ़ॉल्ट लेबल इन स्विच स्ट्रक्चर। आसान सा था जी, हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर कोई भी वैल्यू मैचिंग केसेस के साथ मैच नहीं कर रही तो फिर डिफ़ॉल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें वो जो वैल्यू केसेस के साथ मैच नहीं कर रही तो हम कम से कम ऑप्शन ये बताएं कि जी ये वैल्यू मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इसका आउटपुट ये है। अच्छा, उसके बाद जी डिटर्मिनिंग द आउटपुट। अब इसके अंदर भी उन्होंने पूछा ये आउटपुट बताएं। इंट x इज इक्वल टू 1, कैपिटल X है, y है और उसके बाद z दिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो x आगे जो कंडीशन के अंदर है x डबल इक्वल टू y, इस तरह लिखा हुआ है x डबल इक्वल टू y। अब यहाँ पे x जो है वो स्मॉल दिया हुआ है और ऊपर कैपिटल दिया हुआ है, तो सीधा सीधा यहीं से पता चल रहा है कि ये प्रिंट एफ यस नहीं होगा, एल्स वाला प्रिंट होगा, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो और की ऑप्शन बी है, y इज इक्वल टू जेड। y की वैल्यू क्या z के बराबर है, y के अंदर तो वैल्यू है ही कोई नहीं, पहला x जो है वो y के बराबर ही कोई नहीं है, और z इज इक्वल टू z के अंदर तो वैल्यू है ही कोई नहीं। तो बाकी पहले की बेस पर ही अगर हम देखें तो ये गलत हो जाता है, तो प्रिंट एफ नो इसका आंसर था। उसके बाद जी राइट द सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। आपने सिंटैक्स लिखना था, सिंटैक्स ऐसे लिखते हैं, डू लिखते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना था जी स्टेटमेंट। ठीक है जी, और स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज वाइल और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिख देना था जी कंडीशन और उसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये इसका सिंटैक्स था जी डू वाइल लूप का, ये आपका आंसर था। फिर उसके बाद वाइल लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करना है जी। वाइल लूप में कन्वर्ट इस तरह करना है कि जी आपने लिखना था इन ऊपर लिखना था वाइड मेन, आपने ये लिखा जी, ये आपको मैं बता रहा हूँ जी 4 वाला क्वेश्चन जो है, जिस लूप को आपने फॉर लूप को कन्वर्ट करना था वाइल के अंदर, तो आपने उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने लिखना है इंट आई, उसके बाद आपने लिखना है फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस, ये यहाँ पे मतलब आपको ये गिवन है, सॉरी ये नहीं लिखना, ये तो आपको गिवन है। ठीक है, आपने अब यहाँ पे क्या करना है कि वाइल में करना है ना, तो वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, i इज लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंट एफ पाकिस्तान, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना भी लगाएं तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ पाकिस्तान। प्रिंट एफ पाकिस्तान लिखा, उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें i प्लस प्लस और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये था जी आपका फॉर लूप कन्वर्ट हो गया वाइल लूप के अंदर। इस तरह आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एक और 5वां भी था जिसके अंदर आई की वैल्यू नहीं थी, पी की वैल्यू 1 दी हुई है, आई की वैल्यू 1 है, आई इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है तो आई प्लस इज इक्वल टू 1। ये मेरे ख्याल में मेजॉरिटी नहीं स्टूडेंट ने किया होगा, ये पूरा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इस तरह करना है कि जी अब इसके अंदर अगर आई की वैल्यू 1 है और आई 1 इज़ लेस देन 6 है तो कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे पी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो पी के अंदर वैल्यू है 1। तो अब इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 1 का 2 का मतलब कि जी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 2। तो p के अंदर वैल्यू तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो p के अंदर वैल्यू 2 आ गई जब i के अंदर वैल्यू थी 1। अब इसी तरह आगे चलते जाना है, i की वैल्यू जब होगी 2 तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ, ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, p के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो 2 जब कंडीशन होगी तो ये हो जाएगा 4, जब 2 होगा ना p की वैल्यू हो जाएगी 4, जब i की वैल्यू 2 होगी, जब i की वैल्यू 3 होगी तो ये हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई 4, इससे आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जाके एंड पे p की वैल्यू आएगी। अभी तो मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं कह रहा, ये लेंथी प्रोसेस है, तो ये आपकी p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी।
अभी 1 पे जा रहे हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 5 तक जाना है, 6 पे नहीं जाना, बिकॉज यहाँ पे लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है। तो लेस देन 6 मतलब 5 तक ये लूप चलेगा और उस 5 के मुताबिक जितनी वैल्यूज़ p से मल्टीप्लाई होकर मिलेंगी तो वो आपका जवाब होगा। फिर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर्स डिक्लेरेशन के दौरान होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स जो होते हैं ये आप सेंड करते हैं फंक्शन, वैसे तो बेसिकली यूज़ होते हैं इन मेन फंक्शन, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स बेसिकली यूज़ जो होते हैं आपके मेन फंक्शन के अंदर, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो ये वैल्यूज सेंड करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स को, फॉर्मल पैरामीटर्स से वैल्यू रिसीव की जाती हैं यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स से। तो व्हाट डू यू नो अबाउट यूज़र डिफाइंड फंक्शन? यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है यूज़र खुद बनाता है, उससे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिस्सा नहीं होते। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल? स्कोप क्या होता है कि जो लोकल वेरिएबल का, कि जिस जगह पे वेरिएबल जिस फंक्शन में डिक्लेयर किया जा रहा है वो सिर्फ उसी फंक्शन में ही असेस किया जा सकता है। वो एरिया जहाँ पे वो वेरिएबल सिर्फ असेस उस एरिया में ही हो सकता है, दैट इज़ नोन एज, मतलब एरिया से मुराद उस फंक्शन के अंदर ही हो सकता है, दैट इज़ नोन एज स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? जिसके अंदर मुख्तलिफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं जो कि हम एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन जो होती है ये बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। तो ये आपके जी चौथा क्वेश्चन हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो डेटाबेस अनॉमलीज क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जी इसके अंदर, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। ये आपका चैप्टर 4 में से आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन। एंड एक्सप्लेन एनी 4 डाटा टाइप्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये चैप्टर 6 में से आया हुआ था। इसमें से आपने 4 बतानी थी, मैंने आपको पहले बताया था सारी नहीं वो देगा क्योंकि इतना लेंथी सवाल नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी बताया था। लेकिन एक थोड़ी सी इसमें पेयरिंग स्कीम्स को इन्होंने फॉलो नहीं किया, वो ये जो पेयरिंग स्कीम बताई गई थी उसके मुताबिक ये सवाल थोड़ा सा हट गया है, क्योंकि इसमें कहा गया था ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 4 या 6 चैप्टर में से आएगा, लेकिन ये 4 और 6 दोनों उठा के दे दिए चैप्टर अलग-अलग, 1 और 3 में से नहीं आया। तो यहाँ से एक पेयरिंग स्कीम, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये उस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। फिर इसी तरह सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज का लॉन्ग क्वेश्चन था डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैं स्टूडेंट्स को बता चुका था, अपने स्टूडेंट्स को भी, कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का या सी लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। मैंने तो बेसिकली 3 बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट किया जाता है सी को, क्रिएटिंग, एडिटिंग, लोडिंग वाला। तो इन तीनों का मैंने ज़्यादा फोकस किया था, तो इनमें से ये एक आ गया चैप्टर 8 में से। जिस तरह कहा गया था 8 में से थ्योरी आएगी, थ्योरी आई। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था राइट ए प्रोग्राम इन सी विच टेक्स 3 नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम यूज़र। 3 नंबर्स आपने कोई भी वेरिएबल्स बनाने थे और उसमें से आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब आपने कंडीशन लगानी थी। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इफ़ अगर मैंने 3 बनाए हैं A, B एंड C, ठीक है, इन तो A इज़ लेस देन B एंड A इज़ लेस देन C, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा देना था प्रिंट F मिनिमम नंबर इज़ A। एल्स इफ़ फिर लिखना था एल्स इफ़, फिर लिखना था B इज़ लेस देन A एंड B इज़ लेस देन C, तो मैक्स मिनिमम नंबर इज़ लेस देन लगाना था, ठीक है जी, ग्रेटर देन नहीं करना था। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स के इस सवाल का मैंने टेस्ट लिया है तो मैंने उनको मिनिमम का ही टेस्ट दिया है, मैक्सिमम का कभी भी पेपर में टेस्ट के दौरान मैंने कभी नहीं दिया, मिनिमम ही खुद दिया था, तो वही आज पेपर में भी आ गया। और उसके बाद राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 5 नंबर। आपने पहले इस प्रोग्राम में करना ये था कि पहले आपने 1 2 3 4 5 नंबर पहले डिस्प्ले कराने थे, मतलब पहले आपने वो 5 कंडीशन लगा के वाइल लूप से करें जिससे करें, वो आपने पहले 5 नंबर चलाने थे, मतलब प्रिंट एफ जो भी वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद आपने इनका सम इज़ जो भी, अब जब भी ये प्रोग्राम करना था तो उसके अंदर आपने सम की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज भी करना था, पहला नंबर आपका तब ही आएगा। फिर आपने सर जो भी वेरिएबल के लिए आपने सी बनाया, आपने आई बनाया, जो भी इंक्रीमेंट करेगा काउंटर वेरिएबल जो भी आपने बनाया होगा जिसकी वजह से आगे वो वैल्यू चलेगी। ये मेजॉरिटी मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स का ठीक भी होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे सी लैंग्वेज के। तो ये था जी आपका पेपर, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा जो मैंने पेपर आपके साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेरे लिहाज से पेपर
मुश्किल नहीं था, स्टूडेंट्स ने मुश्किल ख़ुद बना दी है, कंफ्यूज हुए थे या ज़्यादा इसको ज़हन पे सवार किया था। कल बताया भी था ज़हन पे सवार मत करें। MCQs का पेपर जहाँ से मुझे मिला इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि जी पेयरिंग स्कीम कितनी परसेंटेज पेयरिंग स्कीम की इसके साथ मिली थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।